हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एनरी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं। डिटर्मिनेंट का की प्रॉपर्टीज़ समझाने वाला हूं। इस प्रॉपर्टीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप 4.2 के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आज मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको 4.2 कराऊंगा। तो प्रॉपर्टीज़ को पहले आप समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 समझनी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये कहा गया है बच्चों कि इफ़ द रोज एंड कॉलम, ध्यान देंगे, if the rows and columns of a determinant are interchange, इसका मतलब अगर इनको आपस में बदला जाता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा के साइन से, डिटर्मिनेंट रिमेन टू बी द सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर एक डिटरमिनेंट से आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो ये एक डिटर्मिनेंट है और आपने क्या करा, इसको चेंज कर दिया। चेंज का मतलब रो को कॉलम बना दिया। A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो भी डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स अगर आपने कॉलम को इंटरचेंज कर दिया रो के साथ, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका भी आएगा। दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 2, ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेंगे, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। इसका मतलब जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का चेंज हो जाएगा। सपोज आपने यहाँ पर क्या करा, एक इस तरह से लिखा A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। और आपने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर आपने क्या करा, आपने यहाँ पर चेंजेस कर दी। क्या कर दी? आपने कहा R1 इंटरचेंजेस विद R2। इसका मतलब ये है कि आपने इसको यहाँ लिख दिया A2, B2, C2, इसको यहाँ लिख दिया A1, B1, C1, A3, B3, C3। है तो बिल्कुल सेम टू सेम। तो सब कुछ वही रहेगा, बस क्या होगा, इसका आंसर नेगेटिव में हो जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम रहेगा, जो डिटरमिनेंट इसका आएगा वही इसका भी आएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है दो डिटरमिनेंट की वैल्यू में। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। यही अप्लाई आप कॉलम में भी कर सकते हो कि आपने इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, तो भी आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 और बढ़ते हैं। 6 प्रॉपर्टी है बच्चों। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपकी क्या कहती है, थोड़ा ध्यान देंगे। थर्ड प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि इफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड, इफ एनी टू रोज या फिर कॉलम, रोज बोल लो या फिर कॉलम, दोनों चीज में ये बात बोली गई है, कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। इसका मतलब अगर इक्वल हो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0।
दैट मीन्स सपोज आपके पास यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है ए बी सी और सेम नंबर यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी और यहाँ लिखा हुआ है डी ई एफ, तो दोनों क्या है, सेम टू सेम है, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे A1 B1 C1, फिर देखिए A1 B1 C1 और यहाँ लिखा हुआ है A2 B2 C2। आप देख पा रहे हैं ये दोनों वैल्यू बिल्कुल क्या है, आपस में सेम है, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0। तो दैट मीन्स आपको ये बात समझनी है कि कभी भी दो मतलब चाहे रो की बात कर लो चाहे कॉलम की बात कर लो, अगर दो आइडेंटिकल हो, वो कहीं भी हो सकते हैं, अगर आइडेंटिकल हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा वहाँ पर, ऑफ अ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड, इसका मतलब वो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाय कांस्टेंट, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट, सपोज k है मान लो, देन its value is k times the given determinant। इसका मतलब ये है बच्चों कि सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट था, क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो, सपोज रो की बात कर रहे हैं, एक रो है आपके पास, रो है और रो में आपके पास जैसे यही लिखा हुआ था A1 लिखा हुआ था और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ था सपोज A2 और यहाँ लिखा हुआ था A3, सपोज मान लीजिए यहाँ लिखा है B1 B2 B3 यहाँ लिखा हुआ है C1 C2 C3, ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है। और मैंने क्या करा, इसमें एक कॉन्स्टेंटली k से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी एक नंबर k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान रखना, मैट्रिक्स में क्या होता था, जब आप मल्टीप्लाई करते थे तो वो सबसे मल्टीप्लाई होता था, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं। डिटरमिनेंट में क्या है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर रो 1 से कर रहे हो तो रो 1 से ही होगा, रो 2 से करो तो रो 2 से ही होगा, रो 3 से करो तो रो 3 से ही होगा। ये बात ध्यान में आ रही है आप लोगों को। तो अब इसका क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो इसका जो कह रहा है ये आंसर कि जो भी इसका डिटरमिनेंट होगा, आप इस के को बाहर आउट कर लेंगे, इस के को बाहर आउट कर लेंगे, फर्स्ट रो में से कॉलम बाहर आ जाएगा, मतलब कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। दैट मीन्स जो ये वैल्यू थी वही ये वैल्यू हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी, मतलब ये इस तरह से आपकी कोई वैल्यू यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर और अच्छे से क्लियर करेंगे। अब एक है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है इफ द एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम of determinant are expressed as sum of two or more terms। अगर हम उसको 2 या more terms में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, then the determinant can be expressed as sum of two determinant। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं हम, देखिए ध्यान से। इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे सपोज आपके पास एक यहाँ पर इस तरह से डिटरमिनेंट है A1, यहाँ प्लस एक वर्ड k कॉन्स्टेंटली ऐड हो गया, फिर है A2, यहाँ भी एक वर्ड K2 ऐड हो गया K1, फिर यहाँ पर A3 और यहाँ पर एक वर्ड है आपके पास K3 ऐड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ आपके पास B1 B2 C2 B3 सॉरी A1 तो हो चुका ना, हाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3 होगा, ये B3 होगा, सॉरी यार, सॉरी देखिए, A1 प्लस K1 A2 प्लस K2 A3 प्लस K3 B1 प्लस B2 B3 C1 C2 C3, ये इस तरह से हो गया। तो आप इसे किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसने कहा है प्रॉपर्टी के अनुसार कि आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि A1
A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। एक पोर्शन ये हो गया। दूसरा पोर्शन ये हो गया कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं K1 K2 K3 और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज B1 B2 B3 C1 C2 C3। उसके बाद में हम नियम लगा के प्रॉपर्टी लगा के कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करते रहेंगे। तो ये है एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, क्वेश्चन के माध्यम से भी हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहते हैं, सॉरी 6, लास्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों, और कॉलम आर एडेड, देन the value of the determinant remain unchanged। याद रखेंगे unchanged का मतलब वो चेंजेस नहीं होगी। इसका मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई इस तरह से प्रॉपर्टी लगी हुई है, सपोज लिखा हुआ है लैम्डा B1 और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक इस तरह से, सपोज इसको छोड़ दीजिए, अभी मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है A1 B1 A1 A2 और ये A3, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है B1 B2 B3 C1 C2 C3। मेरे पास इस तरह से एक ये लिखा हुआ है, तो इसका डिटरमिनेंट आएगा, कुछ तो इसका आंसर होगा। अब मैंने क्या बच्चों, मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाई, एक ऑपरेशन लगाया, और मैंने ऑपरेशन मैंने कहा R1 इज 10 to, R1 में चेंजेस करनी है। मैंने कहा R1 में आप ऐड कर दो R2 को, लेकिन लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर इस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और लैम्डा कॉन्स्टेंटली वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो क्या होगा बच्चों, इसका बाद इसका जो पोर्शन बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा A1 प्लस लैम्डा B1 A2 प्लस लैम्डा B2 A3 प्लस लैम्डा C2। कुछ इस तरह से आया, क्या करा, हाँ A3 प्लस लैम्डा C3, इस तरह से ये हो गया, इससे ऐड किया, ठीक है, और इनको आपने एज इट इज लिख दिया। तो आप देख पाएंगे कि इसका लिंक जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी से लग रहा है। यानी आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हो गया, प्लस तोड़ेंगे आप इसको लैम्डा B1 लैम्डा B2 लैम्डा C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप अभी गौर से देखना, एक चीज़ मैं आपको नोटिस कराऊंगा यहाँ पर, भाई जो वैल्यू ये है वही ये वैल्यू है, देखो आप ध्यान से, वही चीज़ तो है, ये वही सेम टू सेम नंबर तो है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। और अगर मैं यहाँ से लैम्डा को बाहर निकालूँ तो अंदर क्या बचा, B1 B2 B1 B2 और कुछ मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है, एक मिनट, यहाँ पर ये जब ऐड होगा तो ये B3 होगा, कॉमन है तो यहाँ पर B3 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B3, फिर आप देखिए यहाँ पर B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आपने क्या नोटिस किया, ये दोनों एक जैसे हो गए। जब दो एलिमेंट, अगर दो इसके रो एक जैसे हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो, तो ये तो जीरो ही हो गया पूरा, यानी आंसर क्या आ गया यही, और यही आंसर तो आपके पास है। तो यही तो वो कहना चाह रहा है कि इसका मतलब जब दो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब दो आप उसमें कभी प्लस करेंगे या ऐसे करेंगे, कोई ऑपरेशन लगाएंगे, तो उसके बाद कभी कुछ वैल्यू अगर ऐसी बनती है तो उसका वैल्यू क्या होगा, अनचेंज होगा।
तो बच्चों इस तरह से आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगली क्लास में हम आपके 4.2 को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट का मतलब ये है कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि वो भी बहुत लेंदी है। और आपको एक बात बता दूं मैं, आपको जितने भी आगे क्वेश्चंस होंगे उसे विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करना होगा। विदाउट एक्सपेंड का मतलब आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, आपने कोई प्रॉपर्टी लगानी है, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ बतानी है। तो आज के लिए इतना ही। बताएंगे आप, आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। विकास मिश्रा।